हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल अपने चैनल प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैंने अभी हाल ही में जो है कल यानी कि कल से मैंने क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इसमें मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ह्यूमैनिटीज़ के, उनके सबके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उनको आपको वन लाइन में जो है आपको दूंगा। और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो भी को ज्वाइन करिए और इन प्रश्नों का लाभ उठाइए और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी संयुक्त राष्ट्र के प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, इस तरह से यूएनएफपीए हो गया। तो तमाम तरह के जो है हमने प्रोग्राम्स और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों पर। जो भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ हैं, जैसे एफएओ हो गई, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो आईएलओ हो गई, इस तरह से तमाम एजेंसियां हैं, उन पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एजेंसी जो है वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसको हिंदी भाषा में खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे सामान्य परिचय इसका। तो खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि विश्व में तमाम तरह के देश हैं, जिनमें बहुत सारे देश बहुत सक्षम देश हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ हैं जो डेवलपिंग नेशन हैं, जो बहुत गरीब हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं, गरीब देश हैं, जो अपने देश के नागरिकों को भरपेट भोजन नहीं दे सकते हैं, उनको भोजन नहीं करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस संस्था द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि उन देशों के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और सभी देश इसके द्वारा बनाए गए मानकों के अनुरूप ही अपने देश में भोजन को जो है भोजन को सुनिश्चित करें। तो इस तरह से जो है ये संस्था उनकी फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसका उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि लोगों को उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन प्राप्त होता रहे। तो हाई क्वालिटी फूड लोगों को प्राप्त होता रहे, उस तक लोगों की एक्सेसिबिलिटी रहे, पहुंच रहे उस तक, जिससे स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को पूरा किया जा सके, स्वस्थ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के 194 देशों में से 130 देशों में यह संस्था कार्य करती है। दोस्तों, आप यकीन करिए कि विश्व में 194 देश मान्यता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं और उनमें से 130 ऐसे देश हैं जो कि गरीब कंट्री हैं, जो कि पुअर कंट्री हैं। और उन पुअर कंट्रीज़ में ये संस्था कार्य करती है। वहाँ पर ये भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। तो ये तो रहा सामान्य परिचय। अब हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की इतिहास के बारे में। वर्ष 1945 में कनाडा के क्यूबेक शहर में आयोजित नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में खाद्य एवं कृषि संगठन के रूप में एक विशिष्ट एजेंसी की स्थापना की गई। तो आपको हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो उसी बैठक में जो है उसी स्थापना के पश्चात वो जो है आप जानते हैं कि वो समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शांति बहाली के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशंस की। और उसके पश्चात महसूस किया गया कि जो देशों में हंगर यानी कि भूख, गरीबी और इस तरह की तमाम समस्याएं जो खाद्य से संबंधित हैं, खाद्य संकट जो उत्पन्न हो गया देशों के सम्मुख, उसको दूर करने के लिए किसी ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस की गई जो इसको दूर कर सके, उसके लिए प्रयास करे, उसको प्रमोट भी करे। तो इसके लिए जो है एफएओ की यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। तो उसके लिए प्रस्ताव किया गया
और उस समय इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी को बनाया गया था। ये मुख्यालय उस समय अस्थायी था। आज वर्तमान का मुख्यालय इसका इटली के रोम शहर में है। तो अब हम जानेंगे द स्पेशल मीटिंग ऑन अर्जेंट फूड प्रॉब्लम्स। जो उस समय की अर्जेंट फूड प्रॉब्लम्स थी, जो खाद्य समस्याएं थीं, उन पर विचार करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। तो उस मीटिंग के बारे में हम जानते हैं। वर्ष 1946 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा गणना की गई कि 1946-47 के दौरान डिमांड एवं सप्लाई के मध्य एक व्यापक अंतराल है। तो इसके द्वारा कैलकुलेशन किया गया कि जो डिमांड एवं सप्लाई है, चेन है, उस चेन के बीच में काफ़ी गैप है और इसी गैप के कारण लोगों में बेरोजगार, इसी गैप के कारण महंगाई चरम स्तर पर है और लोगों की भोजन तक पहुंच नहीं हो पा रही है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा लगभग सब्जी का रेट जो है महंगा हो जाता है, लोगों की पहुंच से दूर रहती है सब्जी। अनाज का रेट हमेशा कम रहता है लेकिन सब्जी का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसका एक कारण है कि सब्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्टोरेज नहीं है, बहुत अच्छे ऐसे निकाय नहीं है जिन पे हम सब्जी को स्टोर कर सकें। तो इस कारण हमारी डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी गैप होता है। तो इस वजह से हमेशा सब्जी महंगी हो जाती है। तो जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्याज का रेट 100 रुपये में भी प्याज बिकता है। तो इस तरह से तमाम समस्याएं आती हैं और यही कुछ समस्याएं जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी उत्पन्न हो गई थीं। तो लोगों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। तो इसके लिए संगठन द्वारा एक सामूहिक कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया। FAO के डायरेक्टर जनरल द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और जिसमें कहा गया कि संकट में फंसे लोगों हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी लेगा। तो उसके डायरेक्टर ने कहा कि हमारा संगठन जो FAO है ये एक जिम्मेदारी लेगा कि लोगों को खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस मीटिंग में 70 से अधिक सरकारों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में है, अभी हमने बताया आपको। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। तो जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन जो इसका नाम है, इस नाम में ही निहित है कृषि संगठन। तो मतलब ये कृषि को भी प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर को भी ये प्रमोट करता है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के भोजन सुनिश्चित हो ही नहीं सकता, तो उसको ये सुनिश्चित करता है। तो अब जैसे आप जानते हैं कि कृषि जो है पौधों से होती है। कृषि के अंतर्गत पौधे तमाम तरह के लगाए जाते हैं, चाहे वो गेहूं के हों, धान के हों, चावल हो या भी मक्का हो, जो भी अनाज होता है, सब्जी हो, तो ये सभी एक तरह से पौधे होते हैं। तो इनके लिए जो है, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया कई देशों के बीच। तो इस समझौते को हम इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में IPPC के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन है, मतलब बहुपक्षीय संधि है। इसमें बहुत सारी सरकारों के मध्य ये संधि हुई है, जो खाद्य एवं सुरक्षा संगठन की देखरेख में लागू हुई थी। इसमें 180 से भी अधिक देश शामिल हैं, जो विश्व के वानस्पतिक संगठनों को कीटों से बचाने से संबंधित हैं। तो अब आप समझ गए कि जो वनस्पति संगठन है, संसाधन जो प्लांट रिसोर्सेज हैं, उनको कीटों से बचाने से संबंधित हैं। जैसे अब आप जानते हैं कि कीट बहुत खतरनाक जंतु होते हैं, कीट पतंगे, जो कि पूरे खेत को तबाह कर देते हैं। जैसे अभी आप हाल ही में आपने सुना होगा, टिड्डी दल भारत में आया और जो है कई सारे खेतों को वो तबाह कर गया। तो विशेषतः पंजाब राज्य को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है टिड्डी दल से। तो इस तरह से इन जीवों को, इन जंतुओं से पौधों को बचाने के लिए ये संधि की गई और इस संधि का मुख्य उद्देश्य ही है कि पौधों को कीट पतंगों से बचाना। यह समझौता वर्ष 1951 में स्वीकार किया गया।
तथा वर्ष 1952 में इसे लागू किया गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 1951 में इसको अडॉप्ट किया गया और 1952 में इसे इन्फोर्स किया गया, इसे लागू किया गया। यह कन्वेंशन को हिंदी भाषा में अभिसमय कहते हैं। इस अभिसमय को पुनः 1969, 1979, 1997, 1997 एवं 2005, 2005 में रिवाइज्ड किया गया, संशोधित किया गया या फिर इसकी समीक्षा की गई। इस अभिसमय का प्रस्ताव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स के रूप में इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया। तो जो इस आईपीपीसी के जो भी लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने हेतु कुछ मानक बनाए गए और उन मानकों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स कहा जाता है। तो उन मानकों के द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करना था, इसलिए इन मानकों को अपनाया गया। तो अब हम जानेंगे ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं इनके बारे में। तो इससे पहले हम जानते हैं कि फाइटोसैनिटरी क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के आधार पर पौधों के स्वास्थ्य की जांच को ही फाइटोसैनिटरी कहा जाता है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता हैं, इंटरनेशनल नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, उनके आधार पर पौधों की उनके मानकों के आधार पर पौधों की हेल्थ की जांच को ही फाइटोसैनिटरी कहा जाता है। तो इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। इसके अंतर्गत कीटों को मारा जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है दवाओं के द्वारा, उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाता है या फिर उन्हें इनफर्टाइल कर दिया जाता है। इनफर्टाइल से तात्पर्य है, जैसे आप जानते हैं कि टिड्डी जो है, एक टिड्डी से कई सारी टिड्डियों का जन्म होता है, फिर उन टिड्डियों से और टिड्डियों का जन्म होता है। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला निर्मित हो जाती है। तो यानी कि इनकी फर्टिलिटी को दवाओं के द्वारा निरुद्ध किया जाता है, डिटेन किया जाता है, उन्हें रोका जाता है कि ये फर्टिलिटी या अपनी ग्रोथ को ना बढ़ा पाएँ। तो इस तरह से ये फाइटोसैनिटरी को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स। आप समझ चुके हैं फाइटोसैनिटरी के बारे में, तो हम इनके मानकों पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन मानकों का इतना आपकी परीक्षा में योगदान नहीं है। तो इनके बारे में हम मोटा मोटा जान लेते हैं। यह एक तरह के मानक हैं जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के शासन निकाय कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स के द्वारा स्वीकार किए गए। तो इसका गवर्निंग बॉडी जो है कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फाइटोसैनिटरी मानक 1993 में 1993 में एक्सेप्ट किए गए थे। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे और यही आपका जो है FAO समाप्त होता है। अब हम दूसरी संस्था पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए इसके सामान्य परिचय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ILO 187 देशों के कर्मचारियों, नियोक्ताओं, एम्प्लॉयर्स तथा सरकारों, गवर्नमेंट को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। जो ILO है इसमें कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य हैं। इन सदस्य देशों के कर्मचारियों को, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए जो नौकरी या जो नौकरी देते हैं, और जो सरकारें हैं उनको सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। साथ ही जो आपके लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, श्रम मानक हैं, उनका डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण करता है। इसके अलावा उससे संबंधित नीतियों का विकास, डेवलपमेंट करता है तथा पुरुष एवं महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु उत्तम कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौकरी प्रदाता हैं जो नौकरी देते हैं, वो अब उनके द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनके द्वारा आप पढ़ते हैं कि पुराने समय में, जैसे गांधी जी के समय में ही देख लीजिए, तो कई सारे नौकरी देने वाले लोग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके द्वारा समाज के लोगों का शोषण किया जाता था। जो भी लोग कार्य करते थे तो उनका शोषण ना हो, उन स्त्री पुरुषों की जो है सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए ये तमाम कार्यक्रम बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है। यह संगठन सामाजिक न्याय एवं मानव एवं श्रमिक अधिकारों हेतु समर्पित है। तो ये संगठन ये जो है अनुशंसाएं करता है संयुक्त राष्ट्र महासभा को कि श्रम से संबंधित श्रम कानून वो बनाए, और उसका काम है कानून बनाना और वो कानून बनाती है। तो इसके द्वारा
जो भी अनुशंसाएं होती हैं वो की जाती हैं। तो ये तो रहा सामान्य परिचय। अब हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ आईएलओ, यानी कि आईएलओ का इतिहास। तो आईएलओ की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये लीग ऑफ नेशंस की विरासत को धारण किए हुए है, उसकी लेगेसी को ये धारण किए हुए है। तो इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस की स्थापना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के द्वारा की गई थी, किंतु वह प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं रहा, इसलिए उसको ध्वंस कर दिया गया, इसलिए उसका पतन हो गया। तो उस पतन के पश्चात जो है आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ, किंतु ये जो आईएलओ है ये उसी समय से मतलब प्रकाश में है। तो मतलब इसकी स्थापना वर्ष 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के द्वारा हुई थी, और आप जानते हैं कि यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई थी। आईएलओ का संविधान लेबर कमीशन के द्वारा प्रस्तावित किया आईएलओ का संविधान लेबर कमीशन के द्वारा प्रस्तावित एवं पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सैमुअल गॉम्पर ने की थी। तो आप जानते आप जैसे हमारे भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, वैसे ही जो आईएलओ है उसका संविधान लेबर कमीशन के द्वारा बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता सैमुअल गॉम्पर ने की थी। ये अमेरिका के लेबर फेडरेशन यानी लेबर संघ के प्रमुख थे। यह कमीशन बेल्जियम, क्यूबा, फ्रांस, इटली, जापान, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों से बना था। इन सभी देशों के इसके अंदर प्रतिनिधि थे। इसके पहले निर्देशक फ्रांस के अल्बर्ट थॉमस थे। आईएलओ वर्ष 1920 की ग्रीष्म ऋतु में जिनेवा में स्थापित हो गया। तो अब समझ गए ना कि 1919 में वर्साई की संधि हुई और 1920 में इसकी स्थापना हो गई। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई। अब हम जानते हैं कि 1 मई का विशेष महत्व है और इस 1 मई के बारे में जानते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1889 में सामाजिक समूहों सोशलिस्ट ग्रुप्स के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप एवं व्यापार संघों के द्वारा ट्रेड यूनियंस के द्वारा 1 मई को कर्मचारियों के समर्थन में नामित किया गया, डिजिग्नेट किया गया। इसका कारण वर्ष 1886 में शिकागो में हुए हैमार्केट दंगे थे। तो इसमें इन दंगों की स्मृतियों के रूप में इस दिन को नामित किया गया। इस दिन सभी कार्यरत कर्मचारियों का अवकाश होता है। आप जानते हैं कि जो भी चाहे सरकारी तंत्र में कर्मचारी काम करते हों, चाहे अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हों, संस्थाओं में काम करते हों या फिर निजी संस्थाओं में काम करते हों, उन सभी कर्मचारियों की इस दिन अवकाश होता है, उस दिन छुट्टी होती है। तो इस तरह से ये 1 मई का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1969 में एक फैक्ट है ये, वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को राष्ट्रों के मध्य शांति एवं भ्रातृत्व ब्रदरहुड को मतलब पीस एवं ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए इसको वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब हम बात करेंगे गवर्निंग बोर्ड के बारे में, जो इस श्रम संगठन का संचालन करता है। आईएलओ की गवर्निंग बॉडी उसकी कार्यकारी निकाय है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसके सदस्य प्रत्येक वर्ष में 3 बार मार्च, जून और नवंबर को मिलते हैं। तो इसके सदस्यों की मीटिंग मार्च, जून और नवंबर को होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीतियों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इस बोर्ड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीतियों से संबंधित निर्णय लिए जाते, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों हेतु एजेंडा तय होता है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रमों का प्रारूप तथा बजट पारित करने का भी कार्य करता है। जो भी इसके कार्यक्रम होते हैं उनका ये ड्राफ्ट तैयार करता है, उनका प्रारूप तैयार करता है तथा बजट को पारित करने का भी ये कार्य करती है गवर्निंग बोर्ड।
तो इस तरह से जो है ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। आप दोस्तों हमें यहीं हम आपसे अलविदा कहते हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इकोनॉमिक चाणक्य जितेंद्र सिंह को यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उनका ये यूट्यूब चैनल है। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके द्वारा जो है आपको इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और आपको जो भी विषय हैं तमाम, जैसे आपका इंडियन इकॉनमी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा जो है आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की क्लासेस मिलेंगी इसमें, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम यहीं आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।